नेक्स्ट ग्रुप में हमारे पास नंबर अवेलेबल है। देखिए, जब भी हम किसी डेटा को प्रयोग करते हैं एक्सेल में, हम ये जानकारी दे सकते हैं वो डेटा किस प्रकार दिखाई दे। यहाँ से नंबर फॉर्मेट चूज किया जा सकता है, क्या जो जानकारी है वो जर्नल नंबर्स में आ जाए, यानी कि जर्नल नंबर में है, या करेंसी में, अकाउंटिंग में, डेट में। इस तरह से आप जिस प्रकार का फॉर्मेट लेंगे उस प्रकार का डेटा फॉर्मेट वहाँ दिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको मैं करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखिए सबके आगे पर्टिकुलर करेंसी का सिंबल जुड़ गया है। तो इस तरह से करेंसी में ये डेटा मेरा चेंज हो गया है। जनरल में बाय डिफॉल्ट मैं जनरल में रख लेता हूँ इसे। इसके पश्चात मेरे पास डॉलर का सिंबल है जो कि अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के अंतर्गत आ रहा है। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में हमारे पास कुछ एक सिंबल्स यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा और अकाउंटिंग सिंबल्स अब यहाँ से चुन सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से और सिंबल ले सकते हैं। मुझे जिस सिंबल की आवश्यकता है वो डॉलर है। जैसे क्लिक करूंगा, देखिए जो नंबर वाले आइटम्स हैं, न्यूमेरिक डेटा, उसके आगे डॉलर जुड़ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ ये नंबर वाला डेटा है, इसके आगे डॉलर जुड़ा है, ना कि बाकी आगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन, जो रो हेडर है या जो कॉलम हेडर है, वो सिंपल वैसा ही डेटा है टेक्सचुअल रूप में। तो इस तरह से हमारे पास ये डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट का डेटा है उसके आगे डॉलर जुड़ा है। इसी के साथ जो अगला सिंबल है ये आपका परसेंटेज स्टाइल है। आप क्लिक करते हैं इस पर, परसेंटेज जुड़ जाएगी उसके साथ, यानी कि जो आपका न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है वो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसी भी नंबर को अगर यहाँ अगर आप देखें, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुना 100 कर दिया है। जैसे मेरे पास 22 का डेटा था, उसे 2200 कर दिया है, क्योंकि उसने बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करके यानी कि 2200 बना दिया है, साथ में परसेंटेज का सिंबल लगा दिया है, ताकि जो डेटा है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए आपका। देखिए, मैंने कंट्रोल Z के द्वारा अंडू कर दिया है। यहाँ पे कोई डेटा ऐसा जिसमें आप चाहते हैं कि जहाँ पे आप कॉमा स्टाइल लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये 1,23,456 रुपये की जो वैल्यू आ रही है, अगर इसमें कॉमा लगाना है तो मैं कॉमे पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे इसने पर्टिकुलर जगह पे अपने आप कॉमा लगा दिया है जहाँ कॉमे की आवश्यकता है। फिर से मैं अपना डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के रूप में है। एक खास बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे अभी से चलाने की कोशिश करता हूँ तो कोई भी बदलाव नहीं हो पा रहा। कारण क्योंकि ये जो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल है ये केवल न्यूमेरिक डेटा पे कार्य करते हैं, टेक्सचुअल पे नहीं। तो इसलिए वो टेक्सचुअल डेटा साथ में होने के कारण उस पर कार्य नहीं हो पा रहा था। अब मैंने केवल ये न्यूमेरिक डेटा सेलेक्ट किया है। अब देखें हम लोग, देखिए इस तरह से नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से नंबर ऑफ डेसिमल कम कर सकता हूँ मैं। इस तरह से मैं नंबर जो ग्रुप है उसका प्रयोग कर सकता हूँ अपनी शीट्स में। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो स्टाइल्स के रूप में है। हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल और सेल स्टाइल्स, इस तरह की कमांड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए जिसपे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अर्थ यह है कि कुछ कंडीशन बेस पे आप फॉर्मेट लगा सकते हैं, कुछ शर्त के आधार पे आप रंग वगैरह बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाता हूँ। यहाँ पे ग्रेटर देन ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, नंबर जिससे अधिक मैं चाहता हूँ और जो कलर मैं चाहता हूँ उस कलर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओके करता हूँ, देखिए ग्रीन कलर फिल हो चुका है 35 से ज़्यादा नंबर्स पे, जो कि मेरी कंडीशन थी। इस तरह से मैं ये जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। मान लीजिए आप जानकारी चेंज भी करते हैं तो भी ये ग्रीन कलर अवेलेबल हो जाएगा उस बदली हुई जानकारी पे। कंट्रोल Z करके इसको नॉर्मल पोजीशन में वापस लाता हूँ मैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट कमांड जो है वो टॉप बॉटम रूल्स के आधार पे है। जैसे पहली 10 आइटम में टॉप 10 आइटम्स, या इस तरह से बिटो आपके पास टॉप 10% आइटम, कुल आइटमों की केवल 10% आइटम है। इस तरह से बाकी ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं। टॉप 10 आइटम्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए पूरे जो एरिया सिलेक्टेड है उसके अंदर जो टॉप 10 आइटम्स है उसको उसने कलरफुल कर दिया है, जो कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके उसे दिया है। मान लीजिए रेड फिल कर, लाइट रेड फिल कर देता हूँ तो देखिए इस प्रकार से कलर फिल आइटम हो गया। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स चेंज भी कर सकता हूँ। मान लीजिए पहली 5 देख ली है तो देखिए पहली 5 टॉप 5 आइटम्स इसने चुन ली है, उनको कलर रेडिश कर दिया है इसने। ओके करके वो कलर अप्लाई कर सकता हूँ मैं। फिर से कंट्रोल Z करके आप वापस अपने टेबल को पुराने ओरिजिनल ऑप्शन में पा सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट है डेटा बार्स। डेटा बार्स में ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे जैसे आप क्लिक करते हैं, जैसा भी कलर आप क्लिक करते हैं, देखिए डेटा बार्स इंडिकेट करती हैं कितनी वैल्यू है आपके सेल में।
जैसे यहाँ 22 है तो छोटी डेटा बार अवेलेबल है, 50 है तो बड़ी है, 55 है तो बहुत बड़ी डेटा बार अवेलेबल है। इस तरह से डेटा बार्स देखने के साथ ही वैल्यू प्रतीत हो जाती है हमें कि वैल्यू हमारी ज़्यादा है या कम है। फिर से कंट्रोल Z करके नॉर्मल ऑप्शन में ले आता हूँ इसे मैं। नेक्स्ट है कलर स्केल्स। अब कलर स्केल चुन सकते हैं। कलर स्केल चुनने के लिए आप मोर रूल्स पे चले जाइए। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास इस जगह फॉर्मेट स्टाइल दिया गया है। पहले आप ये बता दें कलर स्टाइल कौन सा होना चाहिए, कलर स्केल आपके पास कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 2 कलर या 3 कलर। मान लीजिए मैं 2 कलर लेता हूँ तो मिनिमम वैल्यू के लिए यानी कि लोएस्ट वैल्यू के लिए कौन सा कलर यहाँ से मैं वो चुन सकता हूँ। मान लीजिए मैं लोएस्ट वैल्यू के लिए ब्लैक कलर चुन लेता हूँ और हाईएस्ट वैल्यू के लिए मैं रेड कलर चुन लेता हूँ। तो जैसे जैसे वैल्यू आपकी लोअर से हाईएस्ट होती चली जाएगी वो रेडिश कलर में आती चली जाएगी। ओके कर देता हूँ। देखिए जितने भी छोटी आइटम्स हैं वो सब ग्रे कलर में है, ब्लैक कलर में है, और जितने भी बड़ी आइटम्स हैं जैसे 55 है वो बिल्कुल रेडिश कलर में है। तो इससे कलर बेस पे ये आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑन हो जाती है। फिर से कंट्रोल Z करके नॉर्मल ऑप्शन पे वापस आते हैं। नेक्स्ट है आइकॉन सेट्स। डिफरेंट नंबर ऑफ आइकन, डिफरेंट स्टाइल ऑफ आइकॉन्स आपके पास अवेलेबल हैं। मान लीजिए मैं डायरेक्शन आइकॉन ले लेता हूँ तो देखिए जिनकी वैल्यू कम है उनका आइकॉन नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से डायगोनल आइकॉन इंडिकेट कर रहा है इस ऑप्शन को, और जो आइटम बड़ी है उसके लिए आइकॉन ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जिससे ये पता लग जाएगा कि वैल्यू बड़ी है या छोटी है। इसमें कंट्रोल Z करके फिर से नॉर्मल पोजीशन में आप चाहे तो यहाँ से न्यू रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले चेक किया है 2 कलर स्केल या 3 कलर स्केल, उसके आधार पे आप रूल्स बना सकते हैं जिनका प्रयोग आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है स्टाइल ग्रुप में ही फॉर्मेट एज टेबल। सबसे पहले मैं अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ फॉर्मेट एज टेबल में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें जैसे लाइट ऑप्शंस हैं, मीडियम हैं और डार्क हैं। जैसा ऑप्शन मुझे चाहिए वैसा क्लिक कर देता हूँ। जो आपकी डेटा रेंज है वो ये आपसे मांग रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही डेटा सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए खुद ही इसने रेंज सेलेक्ट कर ली है। अगर आपने डेटा बाद में सेलेक्ट करना है तो आप इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पे उस डेटा रेंज को डिफाइन कर दीजिए जो डेटा रेंज आप टेबल के लिए चाहते हैं। जैसे ही आप ओके करते हैं देखिए आपके पास यहाँ पे उस कलर और स्टाइल में आपका डेटा अवेलेबल हो गया है। आप चाहें तो यहाँ से आपके पास ड्रॉप डाउन बॉक्स अवेलेबल है जहाँ से आप अपनी इच्छा के अनुसार डेटा चुन सकते हैं और ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 3 बच्चों का डेटा ऑफ कर दिया है तो 2 बच्चों का डेटा मुझे दिखाया जा रहा है। मैं चाहूँ तो सिलेक्ट ऑल करके सारा डेटा दिखा सकता हूँ। इसी तरह से मैं अल्फ़ाबेटिकली इसे सॉर्ट भी कर सकता हूँ, A to Z, Z to A। सॉर्ट बाय कलर भी अवेलेबल है हमारे पास। जैसे इसे ओके करते हैं उस हिसाब से डेटा दिखा देता है। इस तरह से आप बाकी कॉलम्स के ऊपर भी इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं जिनमें आपका डेटा दिखाया गया है। देखिए हमारे पास अगर हम लोग ध्यान दें जैसे टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टेबल टूल्स हेड के अंतर्गत डिज़ाइन टैब अवेलेबल हो जाता है। देखिए जब मैं टेबल से बाहर क्लिक करता हूँ तो वो टूल चला जाता है और दोबारा क्लिक करता हूँ तो फिर से वो टेबल टूल्स अवेलेबल हो जाता है। हम इसके ऑप्शन का अध्ययन करेंगे। डिज़ाइन पे चले जाएं। यहाँ से आप देखें सबसे पहले प्रॉपर्टीज दिखा रहा है टेबल की, टेबल का नाम। आप चाहें तो रिसाइज टेबल को कर सकते हैं, यानी कि कोई डेटा इसके अलावा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोमल और कपिल की 2 रोज अभी टेबल में ऐड नहीं है। जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए उसकी जानकारी आपको नहीं देता। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोबारा टेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ टेबल पे क्लिक करूँगा, डिज़ाइन पे जाएंगे, रिसाइज टेबल करेंगे, रेंज अपने आप सेलेक्ट कर लेगा जो पहले से अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ से दोबारा रेंज ले ले नए डेटा को शामिल करते हुए। ओके करते हैं तो देखिए अब की बार फिर से वो फॉर्मेट पूरे के पूरे टेबल का नई रोज पे भी अवेलेबल हो गया है। इसके बाद है समराइज विद पाइवट टेबल। पाइवट टेबल की जानकारी हम कुछ देर बाद लेंगे इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। देखिए हमारे पास कपिल नाम की एंट्री 2 बार है यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ अगर रिमूव करना है तो रिमूव डुप्लीकेट्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे जिसमें मैं किस कॉलम में से डुप्लीकेट्स हटाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास नेम में केवल डुप्लीकेट्स हैं तो मैं बाकी ऑप्शन डिसेबल कर देता हूँ और नेम पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरे पास मैसेज आ जाता है 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 6 यूनिक वैल्यूज रिमेन। कपिल नाम की 2 वैल्यूज थी, एक को उसने हटा दिया है। ओके कर देंगे तो फिर से वापस आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है वो टेबल फॉर्मेट में है। मैं चाहूँ तो इसे सिंपल रेंज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट कीजिए डेटा को, कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए। जैसे आप यस करेंगे नॉर्मल रेंज में डेटा कन्वर्ट हो जाएगा।
जिसमें हम ध्यान दे दो, अब जो फिल्टर्स या जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, और जो डेटा है वो नॉर्मल ऑप्शंस में अवेलेबल होके रह गया है। एक बार फिर से मैं कंट्रोल Z का प्रयोग करूंगा टेबल को वापस लाने के लिए। टेबल टूल्स हेड के अंदर के डिजाइन पे हम वापस जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास ग्रुप अवेलेबल है एक्सटर्नल टेबल डेटा के नाम से, इससे आप अपनी वेबसाइट पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे अपना डेटा पब्लिश कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का बटन क्लिक करें, एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट पे क्लिक करें, आपकी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस दें और आपका डेटा उस वेबसाइट पे पब्लिश होने के लिए चला जाएगा। आप अपने डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ से, ताकि जो सर्वर पे डेटा है वो आपका अपडेटेड दिखाई दे। इसकी प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हैं, आप इसको ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं अगर ये आपके लिंक्ड है किसी सर्वर के साथ। आप चाहें तो डेटा को अनलिंक कर सकते हैं सर्वर से, जिससे कि जो भी जानकारी यहाँ है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाएगी। इसके पश्चात टेबल स्टाइल ऑप्शंस है हमारे पास। टेबल स्टाइल ऑप्शंस में आप चाहें तो यहाँ से कोई भी स्टाइल चुन सकते हैं। देखिए मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो मैं कोई भी स्टाइल इनमें से चुन सकता हूँ। इस टेबल स्टाइल ऑप्शन में कुछ रोज ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए आप इन रोज को प्रयोग कर सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। कुछ हेडर रोज, टोटल रोज और बैंडेड रोज, इस तरह से कॉलम्स भी कुछ अवेलेबल हैं, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम। इस तरह से टेबल की इस बार का प्रयोग करके, जो कि डिजाइन बार है, इसमें मैं अपनी टेबल को सुंदर बना सकता हूँ और उसका डेटा मेंटेन कर सकता हूँ। देखिए फिर से मैं नेक्स्ट रेंज में सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने डेटा को। स्टाइल्स में एक लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है सेल स्टाइल्स के रूप में। इसमें आप अपने सेल्स को कलरफुल कर सकते हैं, जैसा भी आप कलर चाहते हैं वैसा आप कलरफुल इसे कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसा आप कलर सेगमेंट आप चाहें वैसा कलर ले सकते हैं और उसे ओके करते ही वो कलर स्टाइल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो यहाँ से नीचे वाली साइड से नया सेल स्टाइल भी बना सकते हैं और मर्ज स्टाइल भी कर सकते हैं। नया सेल स्टाइल बनाने के लिए आप फॉर्मेट सेट कर लीजिए, जिस प्रकार का कलर और फॉर्मेट आपको चाहिए वो फॉर्मेट ही स्टोर करेगा, और इस तरह से आप उसको नए स्टाइल के रूप में अपने पास रख सकते हैं, जिसका प्रयोग आप अपने सेल स्टाइल्स के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो सेल्स के रूप में है। आप यहाँ से इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स, इस तरह की चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट से आप उन सेल्स को या रोज को या कॉलम्स या शीट्स को हटा सकते हैं। फॉर्मेट से आप उनको फॉर्मेट्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं इस रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सुमित रो को, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। इंसर्ट अगर मैं शीट रोज करता हूँ तो एक नई रो मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। मान लीजिए सिर्फ एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इंसर्ट सेल्स पिक करता हूँ। ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे कि जो सेल्स बाकी हैं इसके साथ वाले, क्या वो सेल नीचे चले जाएं या सेल्स राइट चले जाएं, या पूरी एक लाइन नहीं मेरे पास आ जाए या पूरा कॉलम आ जाए। मान लीजिए मैं सेल्स डाउन कर देता हूँ, तो जैसे ओके करता हूँ देखिए एक एक सेल्स मेरे पास नीचे चले गए हैं। इस तरह से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने कंट्रोल Z करके देखिए फिर से वापस आना चाहा है, मैं फिर से वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया हूँ। इंसर्ट पे एक इंसर्ट शीट लास्ट ऑप्शन है, आप क्लिक करें तो देखिए आपके पास एक शीट नई अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ हम शीट 1 पे काम कर रहे हैं। 2 और 3 बाय डिफॉल्ट ऑप्शन हमारे पास थी, शीट पहले से अवेलेबल थी 2 और 3। 4th को हमने डिलीट कर दिया था, 5th और 6th इसलिए हमारे पास अवेलेबल हो गई है। हम फर्स्ट पे चले जाते हैं जहाँ हमारा कार्य चल रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो उसे भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे सेल्स, रोज, कॉलम या शीट को। मान लीजिए मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट सेल्स पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि जो बाकी जो नीचे वाले सेल हैं क्या वो ऊपर की तरफ आ जाएं, जो ये राइट साइड वाले सेल हैं क्या वो लेफ्ट की तरफ आ जाएं। मैं शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो देखिए जितने भी सेल्स हैं वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इसके अतिरिक्त मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी ये रो उड़ा सकता हूँ, जिसे डिलीट शीट रोज करके पूरा रो गायब हो जाएगा। यहाँ से कॉलम करूँगा तो जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो सेल सिलेक्टेड है इसका कॉलम रेंज ये आता है। अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करके डिलीट करता हूँ कॉलम को तो पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, और अगर मैं डिलीट शीट करता हूँ तो शीट चली जाएगी। एक्टिव शीट को मैं डिलीट ना करके शीट 6 पे जाता हूँ, डिलीट पे जाके डिलीट शीट करता हूँ, देखिए शीट चली गई मेरे पास। इस तरह से शीट 5 पे जाके डिलीट शीट करता हूँ, वो शीट पे चली गई। तो इस तरह से मैं शीट डिलीट कर सकता हूँ अपने। नेक्स्ट ऑप्शन जो सेल्स ग्रुप में हमारे पास अवेलेबल है वो है फॉर्मेट के रूप में। फॉर्मेट का प्रयोग करने से पहले देखिए जैसे
मैं इसकी रोज़ की हाइट और सेल्स की विड्थ बढ़ा लेता हूँ। इसके लिए माउस 2 कॉलम्स के बीच में रखें और जितना विड्थ बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप 2 रोज़ के बीच में अपना माउस का कर्सर रखें, प्लस का निशान आते ही उसे नीचे ऊपर की तरफ करें तो देखिए मेरे पास हाइट अवेलेबल हो जाएगी रो की। अब मैं ये अपना टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ से रो हाइट, सबसे पहले रो हाइट अवेलेबल है। रो हाइट पे अगर क्लिक करता हूँ, जो रो हाइट मैं देना चाहता हूँ वो दे के मैं ओके कर दूंगा, तो उस रो हाइट के अकॉर्डिंग मेरी रोज आ जाएंगी। देखिए वो रोज 25 जो उसकी हाइट दी है उसके अकॉर्डिंग सेट हो गई हैं। कंट्रोल Z करके नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ रहा हूँ मैं। फिर से फॉर्मेट पे ऑटो फिट रो हाइट है। देखिए अगर ध्यान दें तो कोई मेरी रो बहुत बड़ी है हाइट में, कोई छोटी है, तो अगर मैं सबको बराबर करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे रो ऑटो फिट रो हाइट क्लिक कर दूंगा, तो देखिए सभी रोज इक्वल साइज में अवेलेबल हो गई हैं। इसी तरह से मैं कॉलम विड्थ एडजस्ट कर सकता हूँ, जो कॉलम विड्थ मुझे चाहिए। मान लीजिए मुझे 25 की कॉलम विड्थ चाहिए, तो जैसे ही एंटर करूँगा 25th कॉलम विड्थ अवेलेबल हो जाएगी। 25 के हिसाब से कॉलम विड्थ मेरे पास अरेंज हो जाएगी। इससे जो मेरी कॉलम विड्थ है वो 25 हो जाएगी। कंट्रोल Z करके नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ रहा हूँ मैं। फिर से फॉर्मेट पे जाके देखें ऑटो फिट कॉलम विड्थ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जितना ज़्यादा डेटा लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को विड्थ सेट कर लेगा, जिससे आपके जो शीट है उसमें कम से कम जगह ये लेगा। कंट्रोल Z करके नॉर्मल पोजीशन में फिर से वापस। मैं चाहूँ तो डिफ़ॉल्ट विड्थ सेट कर सकता हूँ कॉलम की। अगर आप ध्यान दें तो E, F और G ये जो कॉलम्स हैं हमारे पास, इन पे अगर मैं 40 की विड्थ दे देता हूँ तो ये बहुत बड़े हो गए हैं। देखिए जो सिलेक्टेड डेटा है उस पर नहीं, E, F, G, तो अगर आप इन पे ध्यान दें तो ये जो कॉलम्स हैं इनकी जो विड्थ है बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो इस तरह से मैं यहाँ से फॉर्मेट से डिफ़ॉल्ट विड्थ सेट कर सकता हूँ, जो डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट विड्थ हो सकती है। मैं 15 कर देता हूँ तो देखिए 15 पे अवेलेबल हो गए हैं। आप चाहे तो रोज और कॉलम्स को हाइड भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेते हैं हम इन रोज को। फॉर्मेट पे जाके अगर मैं हाइड एंड हाइड पे जाके हाइड रोज कर देता हूँ तो ये हाइड हो जाएंगी रोज, और यहाँ से अनहाइड रोज कर देता हूँ तो वापस आ जाएंगी। इसी तरह से कॉलम को सिलेक्ट करके अगर मैं हाइड कॉलम्स कर देता हूँ तो हाइड हो जाएंगे कॉलम्स। दोबारा यहाँ हाइड एंड हाइड पे जाके अनहाइड कॉलम्स कर दूंगा तो वापस आ जाएंगे। इसी तरह से मैं अपनी शीट को भी हाइड और अनहाइड कर सकता हूँ। जैसे हाइड शीट क्लिक करते ही मेरी जो 1 नंबर की शीट है वो हाइड हो गई है। वापस चाहिए तो फिर से फॉर्मेट पे जाएं, हाइड एंड हाइड पे अनहाइड शीट पे क्लिक करें। शीट 1 जो कि गायब हुई थी उस पर क्लिक करके ओके करें। देखिए फिर से वापस शीट आ गई है आपके पास। इसके अलावा आप चाहें तो शीट जो है हमारी उसे रीनेम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास शीट 1 है, रीनेम करके जो मैं लिखना चाहता हूँ, जो नाम शीट का देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। जैसे क्लास 5 डेटा के नाम से मैंने शीट का नाम रख दिया है। इसका प्रयोग तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आपके पास शीटें बहुत ज़्यादा हैं। फिर आप डायरेक्ट शीट का नाम देने से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि शीट के अंदर कौन सा डेटा अवेलेबल है। इसके अलावा आप कॉपी भी कर सकते हैं शीट को और मूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए 5th शीट जो मेरे पास एक्टिव शीट है, मूव और कॉपी पे क्लिक करता हूँ। क्लास 5th डेटा यानी कि जो एक्टिव शीट उसे क्लिक करता हूँ, क्रिएट ए कॉपी कर दूंगा और जैसे ओके करूँगा इसका डुप्लीकेट मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। देखिए 5th डेटा शीट 1 और ये शीट 5th डेटा की पार्ट 2 यानी कि एक तरह से दूसरा कॉपी तैयार मिल गया है मुझे ये शीट नहीं चाहिए तो इसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट पे डिलीट शीट के ऑप्शन से यस करते ही ये शीट मेरे पास डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा मेरे पास मूव भी कर सकते हैं शीट को। मूव पे क्लिक कीजिए। अब की बार कॉपी पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ आप क्लिक मत करें। इस शीट को कहाँ लेके आना है, मूव टू एंड, वहाँ क्लिक कर दें, ओके कर दें। तो देखिए इस बार शीट हमारे पे लास्ट नंबर पे अवेलेबल हो गई है। इसके पश्चात हमारे पास टैब कलर्स अवेलेबल हैं। आप शीट्स के कलर भी दे सकते हैं उनके नाम के नीचे। बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देगा आपको, यहाँ देखिए रेडिश कलर थोड़ा सा 5th डेटा के पीछे आ गया है, जिससे ये जानकारी मिल जाएगी कि ये शीट अलग है। इस तरह से आप इनको कलर भी दे सकते हैं शीट के नाम के पीछे। इसके अलावा आप शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं पासवर्ड के साथ। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए। आप जो चाहते हैं कि यूजर्स क्या कर पाए उनको तो आप ऑन कर दीजिए, और जो आप नहीं चाहते कि यूजर ना कर पाए उसको आप ऑफ रखिए सिलेक्टेड बॉक्स से। जैसे मेरे पास 2 ऑप्शन ऑन हैं, सिलेक्ट लॉक सेल्स और सिलेक्ट अनलॉक सेल्स। तो इसमें केवल यूजर जो है सिलेक्ट कर पाएगा या डिसलेक्ट कर पाएगा। इसको ओके कर देते हैं। पासवर्ड देके इसे ओके कर दीजिए।
जैसे मैंने ओके किया, ये मेरे से फिर से पासवर्ड मांगेगा कंफर्मेशन के लिए, दोबारा ओके कीजिए। अब मैं डेटा को सिलेक्ट तो कर सकता हूँ और डिसलेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं किसी भी प्रकार का कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। मॉडिफिकेशन करने के साथ ही आपके पास मैसेज जो आया है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफुली रीड ओनली। इसका अर्थ यह है कि आप जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं कर सकते। डेटा को अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर से फॉर्मेट पे जाके अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए। जो पासवर्ड आपने दिया था दोबारा दीजिए। जैसे आप ओके करते हैं, फिर से एडिटिंग के सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इस तरह से फॉर्मेट जो ऑप्शन है इसका प्रयोग करके हम अपने रोज की हाइट बढ़ा सकते हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं और अपने डेटा को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है एडिटिंग सेक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा एडिटिंग ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। एक्सेल में फॉर्मुलेशन सीखने से पहले ज़रूरी है हमें ये जानकारी होना कि एक्सेल में जानकारी किस प्रकार रखी जाती है। एक्सेल में मुख्यतः कॉलम्स जैसे ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम और रोज यानी कि 1, 2, 3 ये रोज। इसके अलावा ये छोटे छोटे बॉक्स, देखिए इसमें हजारों बॉक्स हैं। ऐसे अकेले एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं। अगर आप इस दिशा में देख रहे हैं तो ये बी कॉलम है और इस दिशा में देख रहे हैं तो 4th रो है। इस तरह से हम किसी सेल का एड्रेस जान सकते हैं रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। देखिए मैंने सेल को सिलेक्ट किया तो यहां से देखिए ये कॉलम हमारा सी बनता है इसमें और रो हमारी 4th बनती है। इसका अर्थ है इसका एड्रेस हुआ C4। एड्रेस अगर आप जानना चाहते हैं इस सेल का तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी इसका एड्रेस दिखाया जा रहा है। किसी भी सेल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसका एड्रेस वहाँ शो हो जाएगा। मुख्यतः ये एड्रेस रोज और कॉलम से मिलकर बना है, जैसे G10, E10। अब हम जानकारी लेंगे एक्सेल में फॉर्मुलेशन कैसे की जाए। एक्सेल में मुख्यतः फॉर्मुलेशन कई प्रकार से की जा सकती है, कई तरह से इसमें फार्मूला लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम इसका बेसिक तरीका देखते हैं। बेसिक तरीका में देखिए हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें एक 10th क्लास का रिजल्ट प्रस्तुत किया गया है। कॉलम में मैंने नाम दिखाए हैं, रवि, कपिल, सुमित, वीरेन। दूसरे कॉलम में रोल नंबर दिखाया गया है, तीसरे में मैथमेटिक्स के मार्क्स, चौथे में साइंस और पांचवें में इंग्लिश के मार्क्स दिखाए गए हैं। आखिर में एक बॉक्स लिया गया है जिसमें मैं चाहता हूं इन सबका टोटल मेरे पास आ जाए। देखिए फार्मूले लगाने के कई तरीके हैं एक्सेल में। सबसे पहले मुख्य और सरल तरीका जो है इक्वल का निशान। आप इक्वल क्लिक कर दीजिए जहां आप टोटल करना चाहते हैं। जैसे मैं रवि के सामने करना चाहता हूं टोटल, तो रवि के सामने जाके मैं क्लिक कर देता हूं इक्वल लगा के। जिस वैल्यू को आप प्लस करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, उस पर क्लिक कीजिए, फिर प्लस का निशान दबाइए, अगली वैल्यू को क्लिक कीजिए, फिर प्लस का निशान दबाइए, फिर अगली वैल्यू को क्लिक कीजिए। देखिए C4 + D4 + E4 उसने खुद ही एड्रेस ले लिया है। आप चाहें तो खुद लिख भी सकते हैं इस एड्रेस को, क्लिक करने के बजाय आप लिख भी सकते हैं। जैसे आप एंटर करते हैं देखिए रिजल्ट अवेलेबल हो जाता है हमारे पास। एक पर रिजल्ट आने के बाद अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे एक छोटा सा पॉइंट दिखाया गया है सेल के। वैसे तो हमारा प्लस का साइन थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन जैसे ही कॉर्नर के पॉइंट पे जाते हैं तो बिल्कुल छोटा सा प्लस का सिंबल हो जाता है। अगर मैं लेफ्ट क्लिक दबा के, अगर माउस का मैं लेफ्ट क्लिक दबा के नीचे की तरफ खींचता हूं तो देखिए सबके रिजल्ट मेरे पास आ जाएंगे। अब इसमें सबसे बात जो ज्यादा ध्यान देने वाली वो ये है कि जैसे मैं 88 वाले रिजल्ट पे यानी कि टोटल पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ फार्मूला बार में मेरे पास इसका फार्मूला आ गया। इसी तरह से जैसे ही मैं दूसरी बार पे क्लिक करता हूं तो देखिए C5, D5, E5 का टोटल है। इस तरह से C6, D6, E6 का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप एक वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको ट्रैक करते हैं तो एक्सेल बाकी रोज के रिजल्ट खुद ही आपको प्रदान कर रहा है। ये हमारा सबसे पहला और मुख्य तरीका है। आप इसमें प्लस कर सकते हैं और इस तरह के अलग अलग फंक्शन भी लगा सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार। देखिए अगला तरीका जो टोटल करने का है वो उससे भी सरल है। जहां आपको टोटल चाहिए केवल वहां क्लिक करें, ऑटो सम पे क्लिक करें तो देखिए एक रेंज सेलेक्ट हो जाएगी जिसमें
जहाँ से शुरू कर रहे हैं टोटल और जहाँ पे टोटल का एंड हो रहा है वो सारी सीरीज उसने ऐड कर ली है, एक रेंज ऐड कर ली है जिन नंबर्स का उसने टोटल देना है। इसमें देखिए B4 से लेके E4 तक ये आपको रेंज दिखाई जा रही है। अब देखिए हमारे पास रोल नंबर हमें बीच में नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से दोबारा रेंज ले सकता हूँ केवल 3 नंबर्स के लिए, 22, 25 और 41 के लिए। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखिए मेरे पास टोटल अवेलेबल हो जाता है, और इसके अलावा इसको ड्रैग करके मैं सारे टोटल अवेलेबल ये प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे पास तीसरा तरीका भी है टोटल करने के लिए। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जहाँ टोटल चाहिए वहाँ मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास इंसर्ट फंक्शन के नाम से बटन अवेलेबल है फार्मूला बार के ऊपर। आप क्लिक करें जैसे ही एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। देखिए इसमें इस बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शन प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह की आपकी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कैटेगरी से आप ये कि किस प्रकार की कैटेगरी का फंक्शन आपको चाहिए, क्या वो फंक्शन फाइनेंशियल रिलेटेड है या डेट टाइम से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे सम फंक्शन, देखिए नीचे बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं यहाँ पे, मैं यहाँ सम फंक्शन को क्लिक करके ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ फिर से देखिए एक रेंज अवेलेबल हो जाएगी P4 से E4, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने रेंज ले ली है। ये नंबर यहाँ भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। देखिए आपके पास टोटल अवेलेबल हो गया 89, लेकिन मेरा जो टेबल है उसमें मुझे रोल नंबर नहीं चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए दोबारा मैंने रेंज ली तो मेरे पास ये 3 नंबर अवेलेबल हो गई। जैसे ही मैं ओके करता हूँ देखिए मेरे पास टोटल अवेलेबल हो गया है। इसको ड्रैग करके नीचे लाता हूँ तो सबका टोटल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास अब 3 तरीके हैं टोटल करने के लिए। चाहे तो आप इक्वल का निशान लगा के कर सकते हैं, चाहे ऑटो सम के द्वारा, या चाहे इंसर्ट फंक्शन के द्वारा। देखिए इसके पश्चात हमारे पास कुछ और फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, रिजल्ट, इनके इफ फंक्शन के रूप में। आप इन फंक्शंस को प्रयोग कर सकते हैं। ऑटो सम के कॉर्नर पे एक छोटा ड्रॉप डाउन बॉक्स है, वहां क्लिक करें। अगर आपने रिसेंटली यूज किए हैं फंक्शन तो यहाँ मिल जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं और फंक्शन निकालना तो मोर फंक्शन पे क्लिक कीजिए। आपके पास यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये फंक्शन आप इंसर्ट फंक्शन से भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का तरीका अपनाएं, आप फंक्शन सेम ही मिलेगा दोनों तरफ से आपको। देखिए सबसे पहले मैं एवरेज चाहता हूँ। एवरेज, जहां मुझे एवरेज चाहिए मेरे लिए वहां मैंने क्लिक किया, कॉर्नर पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, एवरेज मैंने क्लिक कर दिया। देखिए एवरेज लेते हुए अब इसमें 2 कॉलम जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि एक रोल नंबर और एक टोटल 88, ये नहीं चाहिए, लेकिन एवरेज वाला बॉक्स इसे ले रहा है, तो मैं इस रेंज को दोबारा सेलेक्ट कर सकता हूँ। रेंज सेलेक्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास एवरेज अवेलेबल हो जाती है। अब अगर क्लिक करके ध्यान से देखें फार्मूला बार पे तो ये आपको दिखाएगा कि रेंज क्या ली गई है। अब जो रेंज ली गई है C4 से E4 तक ली गई है, यानी कि मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के ही नंबरों की एवरेज निकाली गई है। एक बार आपके पास आंसर आ जाए तो आप उसको ड्रैग करके सभी बच्चों के लिए एवरेज निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला फंक्शन है मिनिमम फंक्शन। ऑटो सम के कॉर्नर पे ड्रॉप डाउन पे जाएं, मिनिमम पे क्लिक करें। मिनिमम जो रेंज आपने ली है उसमें से सबसे छोटा नंबर आपको दिखाएगा। मैं फिर से मैथ, साइंस और इंग्लिश ले लेता हूँ दोबारा। जैसे एंटर करता हूँ इसमें मेरे पास सबसे छोटा नंबर 22 है, जो मेरे पास इस सीरीज के अंदर भी छोटा है, तो मिनिमम मुझे सबसे छोटा नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। इसे मैं ड्रैग करके नीचे करता हूँ तो देखिए सभी नंबर अपनी अपनी सीरीज में जो मिनिमम है वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। मैक्सिमम का प्रयोग मैं इंसर्ट फंक्शन से करता हूँ। इंसर्ट फंक्शन पे जाके मैक्स पे क्लिक करके जैसे ही मैं ओके करता हूँ देखिए फिर से मेरे पास एक रेंज अवेलेबल है, लेकिन मैं अपनी रेंज खुद निर्धारित कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम फंक्शन से जो रिजल्ट है वो अवेलेबल हो जाता है। ध्यान दें इन 3 नंबरों में सबसे बड़ा नंबर 41 है, 41, इसीलिए उसने वो नंबर अवेलेबल करवाया है। अगला फंक्शन हमारे पास है रिजल्ट के रूप में। फंक्शन का नाम है इफ, लेकिन इसको मैं प्रयोग कर रहा हूँ रिजल्ट के रूप में। इसके लिए मुझे फिर से इंसर्ट फंक्शन पे जाता हूँ। मैं इफ पे क्लिक करके जैसे ओके करता हूँ मेरे पास एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है जिसमें 3 फील्ड हैं मेन। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, दूसरा अगर वो लॉजिकल टेस्ट ठीक होता है तो क्या दिखाया जाए, तीसरा अगर वो लॉजिकल टेस्ट गलत होता है तो क्या दिखाया जाए।
तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एवरेज पे आधारित किसी बच्चे के मार्क्स अगर से ऊपर हैं तो वो पास कहलाया जाए, और अगर उसके मार्क्स से कम हैं तो वो फेल कहलाया जाएगा। अब देखिए इस फंक्शन के लिए, क्योंकि मेरा जो फंक्शन इस वक्त है, जो सिलेक्टेड सेल है मेरे पास वो J4 है, इसके सामने मैं एवरेज जो कि रवि की एवरेज में आएगा उसको क्लिक करके, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास G4 के रूप में वो अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ मैं जो ऑपरेटर चाहता हूँ वो लगा सकता हूँ, ऑपरेटर यानी कि जिससे आप तुलना कर पाएं किसी वैल्यू की दूसरी वैल्यू से। तो मेरे पास ऑपरेटर है G4 ग्रेटर देन 35। अगर मेरा जो G4 का रिजल्ट है अभी वो 29 है, लेकिन अगर वो 35 से ऊपर होता या है तो इस केस में ये वैल्यू दी जाएगी पास। डबल कोट्स में इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, आप अगर डबल कोट नहीं भी प्रयोग करेंगे तो खुद ही उसे डबल कोट में कन्वर्ट कर देगा। देखिए फेल। तो अगर G4 में जो वैल्यू है वो 35 से ऊपर है तो आपको पास दिखाया जाएगा, नहीं तो आपको रिजल्ट फेल दिखाया जाएगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ देखिए मेरे पास फेल का रिजल्ट है, क्योंकि 29.33 जो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है वो 35 से नीचे है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ तो देखिए जिन सेल्स में वैल्यू 35 से ऊपर रही है वो बच्चे पास माने गए हैं, जिनमें 35 से नीचे रही है वो बच्चे फेल माने गए हैं। इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ डबल क्लिक करके फिर से वैल्यू अपनी दोबारा निर्धारित भी कर सकते हैं। जैसे मैं 30 कर देता हूँ और जैसे दोबारा एंटर करता हूँ मुझे ड्रैग भी दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा वो फार्मूला कॉपी किया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 3 बच्चे पास हैं जबकि पहले 2 पास दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से आप इस फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। एडिटिंग सेक्शन में अगली कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो है फिल। आप किसी भी तरह की सीरीज फिल कर सकते हैं एक्सेल में। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं एक नंबर इंसर्ट कर लेता हूं। अगर मैं इसको कॉर्नर से पिक करूं, देखिए पतला प्लस का निशान आ जाएगा। मैं अगर लेफ्ट क्लिक दबा के नीचे की तरफ खींचता हूं तो सेम नंबर रिपीट हो जाएगा। मान लीजिए कोई मैं 2 नंबर पिक करता हूं, दोनों को सिलेक्ट करता हूं और फिर से कॉर्नर पे क्लिक करके, इसमें ध्यान दीजिएगा मैंने 2 नंबरों को दोनों को सिलेक्ट किया है, फिर ड्रैग किया है, तो दोनों का जो अंतर था उस अंतर के आधार पे आगे सीरीज बढ़ती चली जा रही है। इस तरह से आप इस सीरीज फिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मंडे, ट्यूसडे या जनवरी फरवरी की सीरीज भी बना सकते हैं। देखिए इसमें अगर मंडे फुल स्पेलिंग के साथ लिखता हूं तो उसकी सीरीज भी बना सकता हूं। इस तरह से जनवरी फरवरी की भी। इसके अतिरिक्त मैं इस कार्य के लिए फिल कमांड का प्रयोग भी कर सकता हूं। जैसे देखिए मैंने सिर्फ एक नंबर प्रेस किया और एरिया सिलेक्ट कर लिया जहां तक मैं सीरीज चाहता हूं। फिल के ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक किया, क्योंकि मैंने नीचे की तरफ सिलेक्शन किया है तो डाउन पे क्लिक कर दूंगा। आप जिस दिशा में सिलेक्शन करते हैं उस दिशा में क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं डाउन पे क्लिक करता हूं तो वही नंबर सारी सीरीज में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कोई भी 2 नंबर लेके फिर से सीरीज सिलेक्ट करता हूं, फिल पे जाएं, सीरीज पे चले जाएं, यहां पे आपके पास देखिए उसने खुद ही स्टेप वैल्यू 2 पिक कर लिया है। आप जैसे ओके करेंगे सीरीज आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त फिर से सीरीज सिलेक्ट की मैंने, फिल पे गया, मैं सीरीज पे जाता हूं, यहां मैं स्टॉप वैल्यू दे देता हूं 100 और लीनियर के बजाय ग्रोथ पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ओके करता हूं तो देखिए ध्यान से मल्टीपल टाइम्स देखिए गुना करते हुए ये आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसे पता है नेक्स्ट नंबर 100 आएगा तो उससे पहले ये रुक गया है। इस प्रकार से आप अपनी आवश्यकता अनुसार सीरीज बना सकते हैं। सीरीज डेट के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए मैंने उदाहरण के लिए डेट लिख दी है
एरिया में सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे सीरीज चाहिए। ध्यान दें इसमें 10वां महीना है, 20 तारीख है और 2011 साल है। फिल पे जाके जैसे मैं सीरीज पे जाता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है डेट के साथ ऑप्शन है डे, वीक डे, मंथ या ईयर। आप किसको बढ़ाना चाहते हैं? मान लीजिए आप डे को बढ़ाना चाहते हैं, ओके कर दीजिए। तो देखिए डे वाला यानी कि डेट वाला सीरीज बढ़ गया है, 20 की जगह 21, 21 की जगह 22 सीरीज हो गया है। इसी तरह से मैं सेम डेट रिपीट करता हूँ यहाँ पे और फिर से सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब की बार जब मैं फिल पे सीरीज पे जाता हूँ तो वीक डे सिर्फ लेता हूँ। जैसे ओके करता हूँ, देखिए 20-21 के बाद 22-23 डेट अवेलेबल नहीं हो पाई क्योंकि उसमें शनिवार और इतवार है। तो वीक डेज ये लास्ट वीकेंड डेज हैं वो कैलकुलेट नहीं कर रहा, सिर्फ वीक डेज आपको दिखा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 फिर इसने नहीं दिखाया। तो इस तरह से आप अपनी सीरीज का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पार्ट में देखिए मैंने कुछ नंबर और कुछ डेटा मैंने लेके उसको कलर रेड कर दिया है और उसका साइज 16 यानी कि 16 कर दिया है, थोड़ा साइज उसका बढ़ा दिया है। मैं क्लियर ऑप्शन के द्वारा इसको नॉर्मल टेक्स्ट में बदल सकता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है क्लियर में। जैसे सबसे पहले ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स। अगर मैं इसका प्रयोग करता हूँ तो रंग उड़ जाएगा अक्षरों का और उसका साइज भी नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, तो अगर आप किसी अक्षर से उसकी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग कीजिए। क्लियर कंटेंट, अगर आप चाहते हैं जो टेक्स्ट लिखा है उसे हटाना है तो क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर दीजिए, कंटेंट चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग और कंटेंट सब कुछ चला जाए तो क्लियर ऑल कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप क्लियर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कमेंट्स और हाइपरलिंक्स को भी यहीं से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर के रूप में। देखिए यहाँ मैंने अपना एक बनाया हुआ टेबल सेलेक्ट किया है। टेबल सेलेक्ट करने के पश्चात सॉर्ट एंड फिल्टर पे जैसे क्लिक करूंगा मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट A to Z असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा फर्स्ट जो मेरा कॉलम था उसमें नाम जो है वो ऑर्डर में अवेलेबल हो गए हैं। इसी तरह से मैं सॉर्ट Z to A करता हूँ तो रिवर्स ऑर्डर यानी कि Z से A वाली साइड से नाम आपके सॉर्ट हो गए हैं, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। आप चाहें तो किसी अन्य कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप कस्टम सॉर्ट पे चले जाएं। किस कॉलम को सॉर्ट करना है उस पर क्लिक करें। जैसे मैं चाहता हूं मैथमेटिक्स के नंबर के अनुसार सॉर्ट करना, और ये बता दीजिए कि सॉर्ट किस प्रकार से करना है, किस ऑर्डर में करना है। मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ले लेता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। देखिए अब मैथमेटिक्स के अनुसार सब चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। उसी के अनुसार यहाँ नाम भी बदल जाता है, उसी के अनुसार बाकी सीरीज भी इसकी बदल जाती है। इस प्रकार से सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिल्टर का प्रयोग करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने टेबल को। सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करूंगा। फिल्टर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास कुछ ड्रॉप डाउन बॉक्सेस अवेलेबल हो जाएंगे एक्सेल में। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सॉर्टिंग के लिए भी और इसके अलावा सिलेक्शन के लिए भी। मैं यहाँ से जिस स्टूडेंट का डेटा नहीं चाहता उसको हटा सकता हूँ और जो चाहता हूँ उसे क्लिक करके ओके करके रख सकता हूँ। देखिए मेरे पास केवल वो रोल नंबर रह गया या वो नाम रह गया जो मैंने सिलेक्ट किया था। दोबारा क्लिक करके आप सिलेक्ट ऑल करके सारे वापस ला सकते हैं। इसी तरह से कोई पर्टिकुलर डेटा, जैसे मैं चाहता हूँ साइंस में किस किस के 25 नंबर हैं ये देखना, तो केवल 25 पे क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा तो 25 वाला डेटा मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ सिलेक्ट ऑल करूंगा तो सिलेक्ट ऑल वाला डेटा अवेलेबल हो जाएगा। इस प्रकार से मैं फिल्टर का प्रयोग कर सकता हूँ। फिल्टर हटाने के लिए आपको वहीं दोबारा फिल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा, आपका फिल्टर हट जाएगा वहां से। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है फाइंड और सिलेक्ट के रूप में। देखिए हमारे पास यहाँ काफी सारे नाम दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ रवि नाम को ढूंढना। सबसे पहले सेल पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से फाइंड और सिलेक्ट पे जाके जैसे ही फाइंड पे क्लिक करता हूँ एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा जो मेरे से पूछेगा फाइंड वर्ड, किसको ढूंढना है। यहाँ मैं रवि टाइप कर देता हूँ कि मुझे रवि नाम को ढूंढना है। यहाँ से फाइंड नेक्स्ट क्लिक कीजिए। देखिए रवि को सिलेक्ट कर लिया इसने। दोबारा जहाँ भी उसे फाइल में रवि मिलेगा, तीसरी बार फिर भी उसे जहाँ रवि मिलेगा फाइंड नेक्स्ट। इस तरह से रवि जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ आपको दिखा दे।
आप यहाँ फाइंड ऑल क्लिक करें तो देखिए सेल के रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से सेल पे रवि अवेलेबल है। रवि अवेलेबल है A4 सेल पे, रवि अवेलेबल है H33 पे, रवि अवेलेबल है J106 पे। इस तरह से आप डायरेक्ट इन पे क्लिक करके भी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से रिप्लेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। रिप्लेस में आप चाहें तो ऊपर जो वैल्यू दी है उसको नीचे वाली वैल्यू से बदल सकते हैं। फाइंड व्हाट को आप रिप्लेस विद से बदल सकते हैं। जैसे मैं रवि को यस से बदलना चाहता हूं। अगर आप रिप्लेस करते हैं तो देखिए एक एक वैल्यू रिप्लेस होगा। अगर रिप्लेस ऑल करते हैं तो इकट्ठे जितने भी जिस जगह रवि था वहां यश लिखा आ जाएगा और ये आपको लास्ट में ये बता देगा कि इसने कितनी रिप्लेसमेंट्स की हैं। ओके करते ही फाइनली आपके पास रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप ध्यान से देखें तो जहाँ जहाँ रवि था वहाँ वहाँ यश अवेलेबल हो गया है। अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है गो टू के रूप में। गो टू पे जैसे आप क्लिक करते हैं आप किसी पर्टिकुलर रेफरेंस यानी कि किसी पर्टिकुलर कॉलम या किसी पर्टिकुलर सेल या किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं A10 प्रेस करके ओके करता हूँ, देखिए A10 जो सेल है वो सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से गो टू पे दोबारा जाके मैं यहाँ अगर D5000 सेल सिलेक्ट करता हूँ तो जैसे ओके करता हूँ मेरे पास D5000 सिलेक्ट हो गया है। इस तरह से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ गो टू का। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास फाइंड और सेलेक्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप फार्मूला ढूंढ सकते हैं, कमेंट्स ढूंढ सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स और डेटा वैलिडेशन पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।